हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 सीखेंगे, जिसमें इंट्रो ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है एंड पीपीसी भी साथ में है। ठीक है, आपको वहाँ पर डाउट है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सब कुछ हम लोग वन शॉट मैराथन सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आया कैसे। जैसे साइंस है ना, वैसे ही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आया स्कार्सिटी से, मतलब ऐसा चीज़ का स्कार्सिटी है जिसका यूजेस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे पानी का स्कार्सिटी है देश में, उनका यूजेस अल्टरनेटिव है। ठीक है, बहुत सारा यूजेस है एंड अनलिमिटेड वांट्स है। इससे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया, इकोनॉमिक्स आया। तो हमको पता है इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, माइक्रो मैक्रो, ये सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पहला सीखो व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पर जीवन यापन हो रहा है, हम कमाई कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो इकोनॉमी का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ के थ्रू अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, अपना पैसे से कमा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हर कोई कमाता है तो उसको बोलते हैं होल इकोनॉमी, ऐसे होल को बोलते हैं मार्केट। ठीक है, इकोनॉमी क्या होता है कि ऐसा एक्टिविटी जिसके वजह से, जिसके थ्रू कोई अपना लाइवलीहुड अर्न करे। ठीक है, देखो, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन टू वर्क एंड अर्न लिविंग अर्न करते हैं, अपना मीन टू वर्क अर्न लिविंग करते हैं। ठीक है, वाइटल प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। हम प्रोडक्शन करेंगे, लोग कंजम्पशन करेंगे और कोई मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। ये तीन प्रोसेस को मिला के ही बोलते हैं इकोनॉमिक्स का स्टडी करना। इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनोमाइजिंग, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? स्कार्सिटी, ड्यू टू स्कार्सिटी, अनलिमिटेड वांट्स है एंड लिमिटेड रिसोर्सेज है, और रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस है। ये 3 पॉइंट एग्जाम में जरूर लिख के आना। अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैव अनलिमिटेड यूजेस। ठीक है, समझ में? अल्टरनेटिव यूजेस। एज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो देयर इज अ नीड टू एलोकेट दीज स्कार्स रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन एंडिंग्स। ह्यूमन वांट की सेटिस्फैक्शन के लिए इनको यूज करना जरूरी है। स्कार्सिटी क्या है? स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। कोई चीज़ की सप्लाई बहुत कम है, स्कार्सिटी है। पानी की स्कार्सिटी है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ों की स्कार्सिटी है, फ्रूट्स की स्कार्सिटी है। तो अगर बोला जाए तो कोई चीज़ का लिमिटेशन हो जाए कि यहाँ तक हम लिमिट लगा दे रहे हैं, आप अनलिमिटेड नहीं खा सकते, अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते हो। स्कार्सिटी, ऑयल्स का स्कार्सिटी है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कार्सिटी। समझ में आया? सप्लाई इज ग्रेटर लेस देन डिमांड, मतलब डिमांड ज़्यादा है, लोगों में ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन सप्लाई देने वाले कम है, मतलब प्रोडक्शन कम हो रही, प्रोड्यूसिंग यूनिट कम है। ठीक है, इट इज यूनिवर्सल। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इकोनोमाइज करना मतलब अवेलेबल रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज करना, मतलब पूरा तरीके से। ऑप्टिमम का मतलब पूरा तरीके से यूज करना, मतलब वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? बट स्कार्सिटी इज नॉट ओनली प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब भी स्कार्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज यूज नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, इट ऑल्सो वॉशिंग, बाथिंग, अल्टरनेटिव यूजेज है। स्कार्सिटी प्रॉब्लम नहीं, बट इनका यूजेस भी अल्टरनेटिव है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द कमोडिटी इज चूजन फॉर वन यूज, अदर वैल्यूएबल यूजेस विल हैव टू बी इंजेक्टेड। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इसी स्कार्सिटी के बारे में अगर पढ़े तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज। अनलिमिटेड वांट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, जिनका अल्टरनेटिव यूज। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? नहीं क्लियर हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिखो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, समझ में आया? रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? क्या रीजन है? स्कार्सिटी, अनलिमिटेड वांट, अल्टरनेटिव यूजेस बताए थे। स्कार्सिटी है, अनलिमिटेड वांट है और लिमिटेड यूजेस है। ये ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को लेके ही पूरा इकोनॉमिक्स आया है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स तो स्पेशली। ठीक है, मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे ऑफ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेट यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। इकोनॉमिक्स इक्वल टू सोशल साइंस होता है? नहीं, हम नॉट मोर बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली उतना होता नहीं है। Yes, it is systematic and organized study of economic behavior of human being. It is not exact science like physics, chemistry, as it deals with study of human behavior. Conclusion क्या है? Economics is all about making choices in the preference of scarcity. It studies the relationship between means and ends. Economics
एम टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन इट्स बेस्ट पॉसिबल वे। अब इकोनॉमिक एज ए साइंस दो तरीके का होता है, पहला पॉजिटिव, ठीक है, दूसरा होता है नॉर्मेटिव। ध्यान रखना, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट दो तरह का होता है। पहला, डील्स विद व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और उनको सॉल्व कैसे करेंगे, ये डील करती है पॉजिटिव। और नॉर्मेटिव क्या करती है, डील्स विद व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ। मतलब क्या, क्लियर भाषा में देहाती तरीके से बताते हैं। पॉजिटिव साइंस बताती है कि जो फैक्ट है, जैसे इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये फैक्ट है, इसके ऊपर स्टडी करना है, तो फैक्ट के ऊपर स्टडी करना है तो पॉजिटिव। जो एजम्पशंस हम लेके चल रहे कि इंडिया कल को ये हो जाएगा तो नॉर्मेटिव। समझ में आया, ये क्लियर हो रहा है ना। तो नॉर्मेटिव एजम्पशंस पे हम लोग लेके चलते कि ये होगा, ऐसे होगा, ये करने से ये होने वाला है, तो नॉर्मेटिव। समझ में आया। जैसे व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, ये क्या, व्हाट ऑट टू बी, ऑट वर्ड ध्यान दो, ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैपेंड। तो ये क्या होगा, मतलब एजम्पशन से, ओपिनियंस है, लोगों के ओपिनियंस पे, फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है पॉजिटिव, इट इज बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स, इट इज बेस्ड ऑन वैल्यूज, ओपिनियन, जजमेंट, स्टैंड्स डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, स्टैंड्स prescriptive in nature, analyzes cause and effect relationship, it offers subjective ideas, it studies what actually is, it studies what ought to be। ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल, वर्कर वेजेस इज $5 per hour, पॉजिटिव, मतलब फैक्ट है, हम देख पा रहे हैं, हमको पता है, हम अभी जाके पता करेंगे तो मिल जाएगा, तो ये है। और नॉर्मेटिव क्या है कि शुड बी मोर देन, हम अपना एक एजम्पशन दे रहे कि $10 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो है नॉर्मेटिव। ध्यान देना, समझ में आया। आते हैं अब मेन, बहुत हो गया अब नॉर्मल चीज़, ये सब बाबू वाला चीज़ है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दो है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एक इंसान पे देखा जाएगा एंड मैक्रो देखा जाता है नेशन एज अ होल पे। ध्यान रखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब बारे में बात होगा तो आपके बारे में बात हो रहा है। आपको 10 रुपये मिला तो आप पुचका खाएंगे कि मसाला मुड़ी खाएंगे, समझ में आया। आप 10 रुपये का काम कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो लेवल पे एक इंसान का एलोकेशन, एक इंसान का स्कार्सिटी देखा जा रहा है कि आपको जब पानी मिलेगा तो आप पीने के लिए इस्तेमाल करोगे कि नहाने के लिए इस्तेमाल करोगे, खाने के लिए इस्तेमाल करोगे, कि खाना बनाने में इस्तेमाल करोगे, कि किसी और को पिलाओगे। और नेशन एज अ होल मतलब पूरा इंडिया में क्या होगा, वो मैक्रो आप क्लास 12 में सीखोगे। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का इट इज अ स्टडी ऑफ, देखो अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको एक के बारे में पूछेगा तो पॉइंट में लिखना आंसर। आईसीएसई बोर्ड ने कि पैराग्राफ में लिखो, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट्स में मांगती है तो पॉइंट्स में लिखो। It is the study of particular industry and segment of economy. It is the study of economy as a whole. The purpose of microeconomics is to analyze the market and determine the prices level of commodities. The purpose of macroeconomics is maximize the nation's income, GDP बढ़ाना है, ठीक है। It deals with supply, demand, production, prices, levels, ये सब। It deals with distribution of income, employment, money, ये सब पे डील करती है। आगे बढ़ो, मेन डिटरमिनेंट प्राइस है, मेन डिटरमिनेंट इनकम है। यहाँ पर मेन डिटरमिनेंट प्राइस क्यों है, आपके एक्सटर्नल पूछेंगे। प्राइस इसलिए कि मैं एक इंडिविजुअल इंसान पे प्राइस को लेकर चर्चा होता है कि आपको जब 10 रुपये मिलेगा तो आप क्या करोगे, मुझे पानी लेके नहीं मिलेगा, मुझे प्राइस को लेके मिलेगा। और नेशन एज अ होल में इनकम को लेके होता है कि देश में इतनी इनकम आ जाएगी तो कितना एग्रीगेट डिमांड होगा, कितना एग्रीगेट सप्लाई होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये माना जाता है इकोनॉमिक नेशन एज अ होल में। इट यूजेस बॉटम अप अप्रोच या बॉटम अप्रोच, ये टॉप डाउन अप्रोच यूज करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशन फॉर टू द प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी, ठीक है। प्रिंसिपल दैट द मार्केट्स क्रिएट इक्विलिब्रियम बाय इटसेल्फ इन शॉर्ट पीरियड, इट कैन बी डिसइक्विलिब्रियम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। It is useful in regulating the prices of goods and services as well as factor of production. It useful in solving major issues in economy like inflation, deflation, unemployment, ये सब solve करता है macroeconomics. It has narrower scope. Narrow scope है, broader scope obviously। एक इंसान पे जब बात हो तो narrow है, एक पूरे देश पे बात हो मतलब सारे इंसान है तो broader है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मेन टूल्स है, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मेन टूल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, आपका फेवरेट एंड बेस्ट, सारे स्कूल के टीचर पढ़ाएंगे आपको। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमें ऐसा कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं बंगाल में रहती हूँ, ठीक है, बंगाल का कल्चर है बंगालीज, तो मैं बंगाली सामान बेचूंगी ज़्यादा
प्रॉफिट में रहूंगी कि मैं साउथ इंडियन सामान बेचूं ज़्यादा प्रॉफिट में रहूंगी, कि मैं गुजराती सामान बेचूं ज़्यादा प्रॉफिट में रहूंगी? ऑब्वियसली बंगाली। कोई महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र का सामान, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, मुझे जब बिजनेस सेटअप करना है तो मैं ऐसा क्या प्रोडक्शन करूँ ताकि लोगों को ज़रूरत हो मेरा, है ना? मैं ज़रूरत देख के प्रोडक्शन करूंगी ना, कि ज़रूरत नहीं है मैं झूठ मूठ का दुकान खोल के बैठ जाऊँ, नहीं। समझ में आया? फेस्टिव सीजन में स्वीट्स का प्रोडक्शन, ना कि हम अनफेस्टिव सीजन में कुछ प्रोडक्शन करें। आइसक्रीम का बिक्री ज़्यादातर गर्मी में ही होगा, ना कि ठंडा में होगा। स्वेटर्स का बिक्री ज़्यादातर विंटर में ही होगा, ना कि समर में होगा। तो ये डिपेंड्स करता है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आपका एरिया का क्राइटेरिया क्या है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब मान लो कि मैं धोती कुर्ता का प्रोडक्शन कर रही हूँ या मैं स्वीट्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ, अब मुझे कैसे प्रोडक्शन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में दो आएगा, लेबर इंटेंसिव या मशीन इंटेंसिव। ध्यान रखना इस चीज़ का। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि मैं लेबर लगा के प्रोडक्शन करूँ स्वीट्स का, कि मैं मशीन मेड प्रोडक्शन करूँ स्वीट्स का। तो दो आया। और फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब मैं रिच के लिए प्रोडक्शन करूँ कि मैं पुअर पीपल के लिए प्रोडक्शन करूँ। समझ में आया? क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो यही है तीन प्रॉब्लम देश में माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो लेवल पे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हमको क्या प्रोडक्शन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, अब कोई बोलेगा कि मैम मैं तो मशीन मेड करना चाहता हूँ, मैं तो लेबर इंटेंसिव करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब आप पे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा शॉर्ट रन लॉन्ग रन। ये भी ध्यान रखना, शॉर्ट रन का मतलब होता है जब तक मेरा बिजनेस ना जमे तब तक मुझे खर्चा मायने रखता है हर चीज। ठीक है, तो वो खर्चा जब हम देखेंगे तो वो शॉर्ट रन हो गया, वो टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट रन है। जब तक हम पूरा कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि मेरे बिजनेस के अलावा और कोई बिजनेस नहीं आएगा तो लोग मेरे पास ही आएगा, तब के टाइम मतलब जब तक ये कॉन्सेप्ट ना आ जाए कि लोग मेरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं प्रॉफिट कमा सकती हूँ, मैं स्पेस ले सकती हूँ प्रॉफिट का, तो तब तक को बोलते हैं शॉर्ट रन। ध्यान रखना, शॉर्ट रन लॉन्ग रन आपका अकाउंट्स नहीं है कि एक साल के भीतर हो गया तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो गया, वो नहीं है। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि जब तक आपका बिजनेस प्रॉपरली जम ना जाए, जब तक आप स्पेस ना ले ले प्रॉफिट को लेके, तब तक को बोलते हैं शॉर्ट रन। लॉन्ग रन का मतलब होता है हाँ अब मैं आराम से कमा सकती हूँ, लोग मेरे पे डिपेंडेंट, लोग आएंगे तो मेरे पास आएंगे, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रन। समझ में? तो लेबर इंटेंसिव कब होता है? नॉर्मल सा बात है, जब हम नया बिजनेस खोलेंगे तो हम आगे ही मशीन लगा लेंगे? नहीं, हम लेबर लगा के एक बार ट्रायल पीरियड लेंगे 2-3 साल का कि हाँ मेरा बिजनेस जम रहा है कि नहीं। मशीन एक बार आ जाएगा तो आपको तो फिक्स्ड एसेट्स पे वैल्यूएशन हो गया, फिक्स एसेट्स पे आप इन्वेस्टमेंट कर दिए तो वो तो खत्म होगा ही नहीं, बर्बाद हो गया पैसा। इसीलिए बोला जाता है कि हाउ टू प्रोड्यूस में दो होता है, लेबर एंड मशीन। ठीक है, अब मेरे पास बहुत लोग आ रहे, स्वीट्स का प्रोडक्शन है, उस जगह पे कोई स्वीट का दुकान था, मेरा एक ब्रांड आ गया, बहुत लोग आ रहे, भीड़ पे भीड़ हो रहा है, हर दिन भीड़ हो रहा है, हम भयंकर कमा रहे हैं, तब हम बोलेंगे मशीन इंटेंसिव में है। ऐसा नहीं है कि लेबर इंटेंसिव शॉर्ट रन है तो मतलब 1 साल के भीतर है, ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट रन 2 दिन का भी होता है, शॉर्ट रन 10 दिन का भी होता है, शॉर्ट रन 20 साल का भी होता है। समझ में आया? शॉर्ट रन लॉन्ग रन। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब हम किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसके लिए, रिच के लिए कि पुअर के लिए, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आते हैं। It arises due to allocation of resources. Allocation मतलब problem of assigning scarce resources in such a manner so that maximum wants of society are fulfilled. What to produce? These problem involve selection of goods and services to be produced and the quantity मतलब how much to produce, what to produce and how much. मैं कितना production करूँ और मैं कितना करूँ. ठीक है? Selected commodity. Every economy has limited resources and thus cannot produce all the goods. More of one good and services usually means less of others. Example, production of more sugar is possible only by reducing the production of other goods. Production of more war goods is possible only by reducing the production of civil goods. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो कौन सा गुड्स, कितना गुड्स करें हम, कौन सा गुड्स का प्रोडक्शन करें। जैसे वॉर गुड्स हुआ कि वॉर होने वाला है तो मैं मिसाइल का प्रोडक्शन करूं, मैं गन का प्रोडक्शन करूं, ठीक है, मैं बुलेट्स का प्रोडक्शन करूं, ये और कितना क्वांटिटी करूं। या मैं लोगों के लिए सोशल वेलफेयर के लिए मैं ब्रेड का प्रोडक्शन करूं, मैं बटर का प्रोडक्शन करूं, मैं चपाती का प्रोडक्शन करूं लोगों के लिए, मैं राइस का प्रोडक्शन करूं लोगों का वेलफेयर के लिए। तो इसको बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब कितने लोगों के लिए प्रोडक्शन करना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट्स। व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज, मैं क्या क्या प्रोडक्शन करूँ, वीट, राइस, मीट, क्लोथ्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, ठीक है, या हाउ मच, डिसाइड करना है कि मैं कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, दो टेक्निक LIT CIT। This problem refers to selection of techniques to be used for production of goods and services. A good can be produced using different technique of production. By techniques, टेक्निक का मतलब होता है LIT CIT, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन,
लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है लेबर्स लगाना, ठीक है। मशीन, लेबर लगाना मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब लेबर ज़्यादा आएंगे, पैसा कम लगेगा। ऑब्वियस सा बात है ना कि अगर हम लेबर लगा रहे तो मेरे को 10 रुपये 20 रुपये वेजेस देना पड़ रहा है, या 100 रुपये वेजेस, 1000 रुपये वेजेस। लेकिन अगर मशीन लगाएंगे तो मेरे को तो लाखों करोड़ रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो कैपिटल लेस कंजम्पशन होती है, यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा कंजम्पशन है, लेबर कमा रहे हैं, ठीक है। मशीन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया LIT इज प्रेफर्ड ड्यू टू abundance of labor, whereas country like USA, England prefer CIT, कैपिटल इंटेंसिव वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, मैं किसके लिए प्रोडक्शन करूँ, किन के लिए, कौन सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज़्यादा काम आएंगे, तो किन के लिए प्रोडक्शन। दीज प्रॉब्लम रिलेट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस goods and services among the individuals within the economy, that is selection of category of people who will ultimately consume the goods। मतलब किन के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कि अमीरों के लिए। अब आप ये मत बोले कि अमीरों गरीबों के दोनों के लिए। गुच्ची का बेल्ट गरीब लगाते हैं नहीं, अमीर लगाते हैं, लेकिन सस्ता वाला गुच्ची का बेल्ट गरीब भी लगाते हैं। समझ में आया। तो मैं कौन सेक्शन के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करूँ, समझ में, ताकि मेरा बिक्री भी हो और मैं अपना लिविंग को अर्न कर सकूँ। समझ में आया। Who will ultimately consume the product, whether production more poor or less richer or more rich or less poor। देख लो, जो पता है वही है। It is concerned with distribution of income, it raises the problem of choice। इसी की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आया। समझ में आया, क्लियर हो रहा है ना। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। वन शॉट, what to produce, allocate the resources in a manner which gives maximum aggregate satisfaction। मैं ऐसा प्रोडक्शन करूँ जो प्रोड्यूसर को भी सेटिस्फाई हो, कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई हो, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, मैक्सिमम आउटपुट कहाँ से आएगा, लेबर से या कैपिटल से। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट हम कहाँ तक जा सकते हैं। इंश्योर दैट अर्जेंट वॉन्ट्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर फुलफिल टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़ो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ध्यान देना। अगर आपके पास 20,000 का सैलरी का जॉब है, 25,000 का सैलरी का जॉब है, 30,000 का सैलरी का जॉब है, 3 जॉब है, आप 30,000 में जाएंगे ऑब्वियसली। 30,000 की सैलरी पे जब जॉब में आप जा रहे हो, अब इसके बाद आप जॉबलेस हो गए या आपको जॉब से निकाल दिया गया, तो आपके पास नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है। वर्ड पे ध्यान दो, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। मतलब आप अगर ये जॉब को छोड़ दोगे, 30,000 का जॉब छोड़ दिए हो, तो आप नेक्स्ट क्या 25,000 में जाओगे। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं साइंस को छोड़ के कॉमर्स लिया, एक को छोड़ के दूसरे को लेना, एक को सेक्रीफाइस करके दूसरे को गेन करना, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब मैं एक अपॉर्चुनिटी को गवा के दूसरे अपॉर्चुनिटी को जब ग्रैब करूंगा तो उस पर जो मेरे को लागत आई है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गया, आगे बढ़ूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब हम जो छोड़ दिए अल्टरनेटिव को उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, जैसे कपिल शर्मा के शो में, कपिल शर्मा के शो में नोरा फतेही आएगी या दीपिका पादुकोण। कपिल शर्मा दीपिका पादुकोण को छोड़कर नोरा फतेही को ग्रैब किया, नोरा फतेही को अपने शो पे लेके आए, तो दीपिका पादुकोण को छोड़ने का कॉस्ट ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब मैं उसको छोड़ के इसको ले रहा हूँ। समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। For example, suppose you are working in a bank at a salary of 70,000 per month. Further, suppose you receive 2 more jobs offer to work as an executive 60,000 per month or to become a journalist at 65,000 per month. In a given case, the opportunity cost of working in bank is cost of next best alternative। 70 के बाद कौन है 65, ठीक है। The amount of other goods and services that must be sacrificed to obtain more of any one goods is called the opportunity cost। opportunity cost होता है, इसी से कंसेप्ट आया PPC, PPF का कंसेप्ट आया। PPC क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब कि हम जब प्रोडक्शन करेंगे तो मैं कौन से पॉसिबल्स लूँ। जैसे मान लो मैं व्हीट और राइस का प्रोडक्शन कर रही हूँ, मान लो मेरे पास इतना बड़ा लैंड है, सपोज मेरे पास लैंड है इतना बड़ा। ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट को, मेरे पास लैंड है इतना बड़ा, अब मैं हाफ ऑफ द लैंड को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। हाफ को व्हीट के लिए यूज़ कर रही हूँ, हाफ को राइस के लिए यूज़ कर रही हूँ। समझ में आ रहा है, तो अब 50-50 हो गया, ठीक है। अब मान लो कि मुझे मन नहीं कर रहा है व्हीट और राइस ऐसे प्रोडक्शन करने का, मैं चाहती हूँ व्हीट ज़्यादा प्रोडक्शन हो, राइस कम प्रोडक्शन हो। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये बढ़ा तो ये कमा। एरिया तो कुछ नहीं हो रहा है आपका, एरिया रिसोर्सेज आपका एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। आप एरिया को बढ़ा तो रहे नहीं हो, उसी एरिया में एक ज़्यादा तो एक कम। इसी को बोलते हैं PPC। PPC इसी कंसेप्ट से आया। PPC क्या होता है, सीखो, डरना नहीं है। हम लोग डरते नहीं, कॉमर्स के बच्चे डरते नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है। अपने दीदी भैया से पूछो,
इतना हार्ड भी नहीं है अगर कोई ढंग से पढ़े तो, ठीक है। पीपीसी। आओ नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, इसका दूसरा नाम है पीपीसी का। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व refers to graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with given resources and technology। दिया हुआ रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के द्वारा जब दो चीज़ का प्रोडक्शन होगा, उसी पे जो हम जो पॉसिबिलिटीज़ लेंगे कि 10 kg वीट 5 kg राइस, 15 kg वीट 2 kg राइस, जो पॉसिबिलिटीज़ हम लेके आ रहे हैं, इतना बड़ा ज़मीन में इतना ही हो सकता है, इसको बोलते हैं पीपीसी। क्लियर है, समझ में आ गया। अल्टरनेटिव पीपीएस इज द लोकस ऑफ वेरियस पॉसिबल आउटकम्स कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सिनोनिम्स क्या क्या है, पीपीसी का कितना नाम में ये एग्जाम में पूछा जाता है। पीपीएफ या पीपीसी, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ये 5 नाम है, 5 या 6 नाम है, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़े। एजम्पशंस, पीपीएफ का क्या एजम्पशन है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। हम अमाउंट ऑफ रिसोर्स को फिक्स कर देंगे, मतलब हम अगर ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर तो एक ही होगा, ऐसा नहीं कि वीट के लिए कर रहे राइस के लिए नहीं कर रहे, रिसोर्स एक सेम रिसोर्स सब में इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, with the help of given resources only two goods can be produced. The resources are fully and efficiently utilized. Resources are not equally efficient in production of all products. When resources are transferred from production of one good to another, the productivity decreases. जब resources को हम ट्रांसफर करते हैं तो मेरी प्रोडक्टिविटी खराब होती है। जैसे मान लो कि हम एक में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया, एक में नहीं किए, प्रोडक्टिविटी खराब हो गई। समझ में आया, आगे बढ़े। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। टेक्नोलॉजी का लेवल कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर हम ट्रैक्टर के थ्रू कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वही सेम जो सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वही सेम सीड्स हम वीट में भी करेंगे। समझ में आया, क्लियर है। जैसे मान लो गन एंड बटर, गन 21 बटर 0, गन 20 बटर 1, तो ये दो चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल ए, केस बी, केस सी, केस डी, ऐसे करके केसेस है। एमओसी क्या होता है, एमओसी होता है कि एमओसी का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, मतलब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़नी चाहिए। एमओसी का मतलब क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पड़ा है वही एमओसी, यहाँ पर इसमें वर्ड मार्जिनल लग रहा है, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि मैं एक को छोड़कर दूसरे को ग्रैब कर रही हूँ। समझ में आया, मैं एक को हटा रही हूँ, दूसरे को ग्रैब कर रही हूँ, इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी 0 कैसे आया, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ध्यान देना। डेल्टा इनमें जो चेंज हो रहा है और इनमें जो चेंज हो रहा है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ध्यान रखना, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, आप किसी को भी वाई मान सकते हो, किसी को भी एक्स मान सकते हो, ऐसा नहीं होता है। जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको आपको वाई लेना पड़ेगा। ये कोई दूसरे टीचर आपको नहीं बताएंगे कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जो सबसे हाईएस्ट है, जैसे इन दोनों के बीच में 21 सबसे हाईएस्ट है, तो इसको हम वाई मानेंगे, इसको हम एक्स मानेंगे। समझ में आया, वाई और एक्स। तो डेल्टा वाई मतलब क्या, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई मतलब क्या, y1 1 माइनस y0, x1 माइनस x0। करेंट, अब हम बोलेंगे कि मैम चेंज हो गई है, कोई आपको बोले तो तुम चेंज हो गया, मतलब क्या तुम प्रीवियस से आज में चेंजेस हुआ है तुम्हारे में, ठीक है, उसको बोलते मैम चेंज हो गई है। या अगर हम बोले कि तुम चेंज हो गया है, मतलब क्या तुम कल कैसा था आज कैसा है, हम फ्यूचर तो नहीं देख रहे, तो इसी को बोलते हैं कि डेल्टा, इसी को बोलते चेंजेस। समझ में आया, मतलब क्या कि 20 और 21 में क्या चेंजेस है, 1 का चेंज है, 1 बाय 0 और 1 में 1 का चेंज है, तो 1। क्लियर हो रहा कंसेप्ट। वैसे ही 18 और 20 में 2 का चेंज है, 2 बाय 2 और 1 में 1 का चेंज है, तो 2। क्लियर है। वैसे ही 18 और 15 में कितना का चेंज है, 3 का चेंज है, 3 बाय 2 और 1 पे 1 का चेंज है, 3:1, 3। एमओसी हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, तभी आपको बोला जाएगा वो आप पीपीसी सही बना रहे हो। तो जब भी आपको हाइपोथेटिकल एजम्पशंस ले, मतलब हाइपोथेटिकल का मतलब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, हाइपोथेटिकल का मतलब पता होना चाहिए। हाइपोथेटिकल का मतलब मन गढ़त जब एजम्पशंस आप लोगे तो उसमें आपका एमओसी बढ़ते रहना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना, मतलब आप हाईएस्ट टू लोएस्ट, इसको लोएस्ट टू हाईएस्ट करो। समझ में आया, एमओसी बढ़ेगा तो आपका पीपीसी सही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करके आपका हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑफ पीपीसी। अब जब इसको ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करोगे,
तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, पेट पेट निकला हुआ है। एमओसी जब बढ़ेगा इसीलिए ये कनकेव होता है, ठीक है। तो बोला जाएगा क्वेश्चन, व्हाई पीपीसी इज कनकेव टू ओरिजिन ड्यू टू एमओसी या ड्यू टू राइजिंग ऑफ एमआरटी, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्यों राइज हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको सम अप करते हैं, समझाते हैं। देखो, जब वाई एक्सिस पे तुमको क्या लिख रहा है, जिसको तुम वाई माने हो, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट है 20 21, तो वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे किसको लेना, जो सबसे लोएस्ट है, इसको एक्सिस है बटर, ठीक है। तो इस तरीके से ही तुमको अपना ग्राफ में बनाना है। जो सबसे ऊपर में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, जो सबसे हाईएस्ट नंबर में होगा, उसको तुमको वाई एक्सिस पे रखना पड़ेगा, जो सबसे लोएस्ट नंबर पे होगा उसको तुमको एक्स एक्सिस पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जब पॉइंट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, हमेशा पीपीसी ऐसे ही बनता है, समझ में, ऐसे पेट निकला हुआ रहेगा, कर्व होगा, समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़े। If economy uses all its resources to produce only gun, then a maximum 21 units होगा, और बटर होगा तो मतलब बटर कैन नॉट बी प्रोड्यूस, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर गन प्रोडक्शन करने में। ऑन द अदर एंड, इफ ऑल द रिसोर्सेज फॉर बटर के लिए होगा तो बटर के लिए मैक्सिमम 6 यूनिट है। कैसे आया 6 यूनिट, यहाँ पर मैक्सिमम 6 यूनिट है और मिनिमम 0, और अगर गन करना है तो मैक्सिमम 21 ही बना सकते हैं, मिनिमम 0, ठीक है, समझ में आए। वेरी पॉसिबिलिटीज अगर सारा को कंबाइन करें, वो पॉसिबल से ए बी सी डी, जब भी ग्राफ बनाए तो ऐसा आपको इंट्रो लिखना पड़ेगा, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एंड वन एडिशनल। एक को गेन करने के लिए दूसरा को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपका नया बॉयफ्रेंड बना, एक एक्स को निकाल दिए, करेंट बॉयफ्रेंड एक्स बन गया, तो किसी को गेन कर रहे हैं उसको निकाल रहे हैं। एक को गेन करने के लिए दूसरा को जब सेक्रीफाइस करेंगे तो उसको बोलते हैं एमओसी। और एमआरटी क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं दूसरा यूनिट गेन करने के लिए, समझ में आया, मतलब मेजर ऑफ स्लोप ऑफ पीपीसी। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई पीपीसी का स्लोप कर्व क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाई पीपीसी का स्लोप कर्व जब इसलिए होता है एमआरटी के वजह, ड्यू टू राइजिंग ऑफ एमआरटी। राइजिंग ऑफ एमआरटी की वजह से ही पीपीसी कर्विकल होती है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड होती है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। और पीपीसी कर्व इसीलिए भी एमओसी की वजह से भी है, समझ में आया, आगे बढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी या पीपीएफ, पहला तो स्लोप डाउनवर्ड कनकेव शेप में है। स्लोप डाउनवर्ड क्या है, more one goods can be produced only by taking resources away from the production of another goods. There is inverse relationship between change in quantity of one commodity and change in quantity of another commodity. Left to right इसलिए downward हो रहा है। और क्यों concave shape में, due to MRT, rising of MRT। MRT बढ़ते रहेगा, भाई MOC ही MRT है तो बढ़ते रहेगा। जब भी बढ़ते रहेगा तो आपका कनकेव बनेगा, लेकिन घटते रहेगा तो आपका चैप्टर नंबर 3 इंडिफरेंस कर्व बनेगा, और अगर स्ट्रेट रहेगा तो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये चीज का कॉन्सेप्ट आपको बाकी टीचर नहीं बताएंगे। ऐसा रहेगा मतलब एमआरटी राइज हो रहा है, ऐसा रहेगा मतलब एमआरटी डाउन हो रहा है, और ऐसा रहेगा स्ट्रेट लाइन रहेगा तो एमआरटी कांस्टेंट है, मतलब 1 1 1 1 या 0 0 0 0 या 2 2 2 2 सब में सेम एमआरटी आ रहा है। ध्यान रहेगा इस चीज का। आगे बढ़ूं, देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे लोग। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मेरे से पूछते रहना, कमेंट सेक्शन पे लिखो, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगी। वाई एमआरटी इज इंक्रीजिंग रेट, एमआरटी क्यों बढ़ते रहता है, क्योंकि एक को हम ले रहे हैं दूसरा को निकाल रहे हैं, एक को ले रहे हैं दूसरा को निकाल रहे हैं, उसका जो रेशियो है वो रेशियो पे स्पेस बढ़ता है। एमआरटी इंक्रीजेस बिकॉज इट इज अज्यूम दैट नो रिसोर्सेज इज इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एज रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन गुड टू अनदर। लेस एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज have to be employed. This raises the cost and raises MRT. What does all point of PPF shows? PPF पे सारा पॉइंट जो क्या मैक्सिमम पॉसिबल वेज, मतलब हम 21 से ज़्यादा बंदूक नहीं बना सकते और हम 6 से ज़्यादा बटर नहीं प्रोडक्शन कर सकते, तो इसी को बोलते हैं PPF shows. It only shows the maximum available possibilities which an economy can produce. The exact point of operation depends on how well the resources of the economy are used. Economy will operate on PPF only when resources are fully and efficiently utilized. Economy will operate at any point inside PPF if resources are not fully and efficiently utilized. Economy cannot operate at any point outside PPF as it is unattainable with the available productivity capacity. मतलब इसके बाहर चला गया
पीपीसी का जो बाउंड्री बना हुआ है, पेट निकला हुआ कनकेव है, इसके बाहर अगर कोई पॉइंट आ गया मतलब इकोनॉमी नहीं प्रोडक्शन कर सकती, मतलब अवेल नहीं कर सकती, और इसके अंदर अगर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब क्या बताइए मैम, समझ में नहीं आया। ये है इस पॉइंट पे जो हो रहा है अटेन कर सकते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हम फुल्ली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर आ रहा है अटेन कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर आ रहा है पॉइंट्स तो अवेल नहीं कर सकते, हम अटेन नहीं कर सकते, मतलब रिसोर्स मेरे औकात के बाहर है, ठीक है, हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, कांट बी प्रोड्यूस। समझ में आया, क्लियर हो गया, वही चीज़ यहाँ पर समझाया जा रहा है, वही तुम लोग को नहीं समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो पॉइंट H है, ABCD I है पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन PPC PPF पॉइंट A to G और एनी पॉइंट इनसाइड PPC के अंदर पॉइंट H आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेन कर सकते हैं, लेकिन एनी पॉइंट आउटसाइड PPF इज एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल है, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अटेनेबल कॉम्बिनेशन वेयर इकोनॉमी ऑपरेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज A to G और पॉइंट H क्या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। समझ में आया। अनअटेनेबल मतलब वेयर इकोनॉमी नेवर ऑपरेट्स एंड इट इज इम्पॉसिबल टू ऑपरेट, जहाँ पर इकोनॉमी ऑपरेट नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है। H तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन I इम्पॉसिबल है। H में क्या है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब वेस्ट हो रहा है रिसोर्सेज का। I में क्या है कि I में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इम्पॉसिबल हो गया। कैन PPF be a straight line or convex to origin? PPF can be straight line if we assume MRT is constant। अभी बताए थे MRT जब constant होगा तो PPF straight line हो जाएगा। That is the same amount of commodity is sacrificed to gain an additional। जितना हम amount gain करेंगे उतना ही sacrifice कर रहे हैं, more and more, मतलब मेरा growth नहीं हो रहा है, same to same, तो मैं उधर की उधर ही रह जाऊंगी। 2 बच्चा आए, 2 बच्चे नए आ गए, 2 बच्चे निकल गए, तो मैं उधर की उधर ही हूँ। तो 3 बच्चे निकले, 3 बच्चे चले गए, तो उधर की उधर ही हूँ। तो MRT उस समय कांस्टेंट रहेगा, आपका PPF स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, काट देगा आपके ग्राफ को। समझ में आया, ये है स्ट्रेट लाइन PPF, ये है कन्वेक्स। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। PPF इज कन्वेक्स, PPF कैन बी कन्वेक्स टू ओरिजिन इफ MRT इज डिक्रीजिंग। PPF जब कन्वेक्स होगा जब MRT घटता रहेगा, मतलब मैं अंडर ग्रोथ हो रही हूँ, मतलब इसका मतलब क्या, मेरे 3 स्टूडेंट जा रहे तो 1 स्टूडेंट आ रहे, तो मेरा गेन क्या हुआ, 2 का लॉस ही हो रहा है। हाँ, उसको बोलते हैं MRT डिक्रीज हो रही है, आपकी MRT रेंज कम रहा है, ठीक है। वही चीज़ है चेंज इन PPF, शिफ्ट या रोटेशन, नया टॉपिक, चेंज इन PPF जब शिफ्ट करेगा मतलब आप अपना प्रोडक्शन का क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन का क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो, 2 से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है अब, ठीक है। और PPF में चेंज होना मतलब क्या, मैं रिसोर्सेज एक में इस्तेमाल कर रही हूँ, दूसरा में नहीं कर रही हूँ, ये है चेंज। वही चीज़ बोला, PPF विल शिफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। PPF will rotate when there is a change in productive capacity with respect to one good। एक ही गुड पे रोटेशन होगा, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, रोटेशन ऑफ वाई एक्सिस। देखो ध्यान दो यहाँ पर, राइट वर्ड शिफ्ट, देखो आगे पहले PP वाला एक नया कर्व था, अब P1 रेड वाला कर्व हो गया। इसका मतलब क्या, राइट वर्ड शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब क्या, when there is advancement or upgradation of technology or growth of resources in respect to both the goods, then PPF will shift to right, advancement हो गया। PPF shift to right from PP to PPV, P1 when there is growth of resources or and technological upgradation of both gun and butter, ठीक है। discovery of natural resources, inflow of फॉरेन कैपिटल, इंक्रीज ऑफ लेबर फोर्सेस, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, स्किल डेवलपमेंट हो गया, हाइजीन इन्वायरमेंट हो गया। लेफ्ट वर्ड क्या, पीछे की ओर, मतलब क्या, डिग्रेड हो गए, डिक्रीज हो गए। PPF will shift towards left when there is a technological degradation or increase in resources with respect to both the goods। दोनों गुड्स में रिसोर्स कम हो गई है तो PPF पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और रोटेशन मतलब क्या, किसी एक प्रोडक्ट में से दूसरे प्रोडक्ट का कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, समझा रहे इसका मतलब। शांति 2 मिनट, प्यास लग रहा है बहुत जोर। रोटेशन ऑफ ऑन एक्स एक्सिस पर रोटेशन हो रहा है, मतलब क्या, इस चीज़ का ध्यान से समझना। ये PPC मेरा पुराना था, ठीक है, ये बताए थे हम बटर का प्रोडक्शन है, ये बताए थे गन का प्रोडक्शन है। समझ में आया, मान लो ये PPC है, यहाँ पर बटर का प्रोडक्शन है, यहाँ पर गन का प्रोडक्शन हो, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि बटर के प्रोडक्शन में हमको ज़्यादा रिसोर्सेज लगाना है, तो मतलब क्या, ऐसे हो जाएगा। गन का प्रोडक्शन तो उतना का उतना ही रहा, बटर का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब मान लो कि अगर हम बोलेंगे कि हमको ये मेरा PP है, ये गन है, ये बटर है, अब हम बोलेंगे हमको गन का प्रोडक्शन में ज़्यादा लगाना है, ठीक है, गन का प्रोडक्शन में ज़्यादा रिसोर्सेज लगाना है, तो बटर तो उतना का उतना ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड लाइक दिस, ऐसे बनेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ कंसेप्ट, आगे बढ़े। हमको मैराथन करना है, हम कॉन्सेप्ट नहीं, क्लियर।
When there is a technological improvement or an increase in resources for production of the commodity on x-axis, then PPF will rotate from AB to AC, AB से AC, प्रोडक्शन एडवांसमेंट हो गया, ठीक है। या अगर कम हो गया उस चीज पर प्रोडक्शन तो AB से AD, क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े, डिक्रीमेंट हो गया। वैसे ही रोटेशन ऑन वाई एक्सिस वैसे ही ऊपर की ओर बढ़ गया। ए टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन द रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस पे होगा, गन का विल रोटेट फ्रॉम पीपीएफ फ्रॉम ए बी टू ए सी, या अगर कम गया तो ए डी, क्लियर हो गया, आगे बढ़ूं। इसके बाद पीपीसी के बारे में अगर आपको कोई डाउट भी हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे देखो कि पीपीसी क्या होता है। पीपीसी एक पॉसिबिलिटीज़ है प्रोडक्शन करने की, से ए बी सी डी ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पर दो कमोडिटी होगी, हाँ, और दो कमोडिटी का हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। एक को गेन करना, एक को, इसमें एमआरटी राइज होगा और एमओसी भी राइज होना चाहिए, तब भी पीपीसी कनकेव होगा। और पीपीसी का स्लोप पूछा जाएगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। पीपीसी का स्लोप है आपका एमआरटी, राइजिंग ऑफ एमआरटी ही पीपीसी का स्लोप है, जो वो कनकेव है। लेकिन वो अगर स्ट्रेट हो जाएगा यानी कि कांस्टेंट हो गया एमआरटी, या आपका इन्वर्स हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा, तो आपका कन्वेक्स हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर पीपीसी के बारे में आपको समझ में आया, और इंट्रो ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में समझ में आया, ठीक है। तो मेरा समझाने का ये मतलब था कि आपका 30-40 मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर 1-2 इकोनॉमिक्स का रिवाइज हो गया, समझ में आया। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका अच्छे से, नोट्स का जरूरत है तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, समझ में आया। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे चैनल को। और मैं चैप्टर 2 के लिए आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं चैप्टर 2 का भी अब दूंगी आपको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।